नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं इकाई 7। इकाई 7 में हम पढ़ेंगे अपना अपना भाग्य, जो कि जयनंद कुमार का है। इससे पहले हमने पढ़ लिया था राजेंद्र बाला घोष बंग महिला के नाम से जानते हैं, जिसे चंद्रदेव से मेरी बातें, जो 1904 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। दुलाई वाली 1907 में ये भी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। माधवराव सप्रे एक टोकरी भर मिट्टी, ये भी 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। राही है, जो कि सुभद्रा कुमार चौहान की है, 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ईदगाह, जो कि प्रेमचंद की है, 1933 ईस्वी में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। संसार का अनमोल रतन 1907 ईस्वी में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई, ये भी प्रेमचंद की कहानी। कानों में कंगना राधिका रमन प्रसाद की है, जो 1912 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। आकाशदीप, जो 1928 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद की है, 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई। आज हम पढ़ने वाले हैं 10वीं कहानी, अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य जयनंद कुमार का है, जो कि 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये वातायन कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई। ये संवाद शैली में है। कहानी का प्रतिपाद्य है अपना अपना भाग्य। सामाजिक विषमता को रेखांकित करने वाली इस कहानी में एक गरीब, असहाय एवं ठंड से मृत्यु का शिकार बने बालक के प्रति झूठी दया, सहानुभूति एवं थोती मानवीयता को प्रतिपाद्य बनाया गया है। कहानी के पात्र हैं 10 वर्षीय अनाथ बालक, कथानायक और कथानायक का मित्र और वकील। ये इसके कहानी पात्र हैं। कहानी का उद्देश्य है अपना अपना भाग्य, सामाजिक भेद की समस्या का चित्रण एवं संपन्न धन उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा गरीब, असहाय एवं कड़ाके की ठंड से मृत बालक के प्रति झूठी दया, सहानुभूति और संवेदना प्रकट करना। ये इसका कहानी का उद्देश्य था। इसकी विषय वस्तु है शिक्षित मध्य वर्ग की स्वार्थ प्रत को उजागर करने वाली कहानी। गुलाम भारत की 20वीं सदी के नैनीताल शहर का परिवेश। इस कहानी में समाज के लोगों की दोहरी मानसिकता को उजागर किया गया है। इसमें स्वार्थ, मनुष्यहीनता, संवेदहीनता का वर्णन है। एक 10 वर्षीय बालक की ठंड से मरने की कहानी है। इसकी शैली है संवाद शैली में लिखी कहानी है, जिसे आत्मकथात्मक शैली कहा है। अब हम इसका विस्तार से सारांश पढ़ेंगे अपना अपना भाग्य कहानी का, जो कि जयनंद कुमार की है। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठे थे। बहुत कुछ घूमने चुकने पर सड़क के किनारे एक बीच की जो सड़क के किनारे एक बेंच थी, उस पर बैठे थे। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी, जो कि नैनीताल की शाम थी, वो धीरे धीरे ढल रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर ब्रोक टोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी वे सफ़ेद, फिर देर में अरुण पड़ जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। पीछे हमारे पोलो वालों मैदान फैला था। सामने अंग्रेजों का एक प्रेक्षागृह था, जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था, और प्रसव में था वही सुरम्य अनुपम नैनीताल। ऐसा घना कोहरा हमने कभी ना देखा था। ऐसा घना कोहरा हमने कभी ना देखा था। वह टप टप टपक रहा था। मार्ग अब बिल्कुल नीरज चुप था। वह प्रवाह न जाने किन घोंसलों में जा छिपा था। उस वृद्धाकार शुभ शून्य में कहीं से 11 बार टन टन हो उठा।
जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज़ आ रही हो। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में दो मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। जो उसके साथी थे वो छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े। हमारा होटल आगे था, ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहाँ तो ऊपर नीचे हवा से कण कण में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता। एक कोट पर एक कंबल और होता, अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। मैं जी में बेचैन हो रहा था और झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गर्म बिस्तर में छिपकर सोना चाहता था। पर साथ के मित्रों की सनक कब उठेगी, कब थमेगी, इसका पता न था, और वह कैसी क्या होगी इसका भी कुछ अंदाज न था। उन्होंने कहा, जाओ जरा यहाँ बैठें। उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठें। हम उस चुटकहरे में रात के जो कोहरा था, ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फ सी ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। वो रात के समय 1 बजे तालाब किनारे उस भीगी बर्फ सी ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। 5-10-15 मिनट हो गए। 5-10-15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा न था। मालूम हुआ मैंने खिसियाकर कहा, चलिए भी, अरे जरा बैठो भी। हाथ पकड़कर जरा बैठाने के लिए जब इस जोर से बैठा लिया गया तो और चारा ना रहा। लाचार बैठे रहना पड़ा। लाचार होकर वहाँ बैठना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान ना था, और यह जरा बैठना जरा ना था, बहुत था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कुढ़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या। मित्रों ने बोला, देखो वह क्या। मैंने देखा, एक कोहरे की सफ़ेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही है। मैंने कहा होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा। 3 गज दूरी से दिख पड़ा। एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा था और नंगे पैर था। जो वो 10 वर्ष का बच्चा था, वो अपने बड़े बड़े बालों से खुजलाता चला रहा था, और वो उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी, वो नंगे पैर था। नंगा सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए है। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे। जो वो 10 वर्षीय बच्चा था, उसके नंगा सिर था, एक मैली सी कमीज लटकाए, और पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे, और वह न जाने कहाँ जा रहा था। कहाँ जाना चाहते हो? उसके कदमों में जैसे कोई ना अगला है ना पिछला, ना दया ना बायां, उसके ना दाया ना बायां। पास ही चुंगी लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10 वर्ष का होगा। गोरे रंग का है, पर मैल से काला पड़ गया। जो वो 10 वर्ष का बच्चा था, वैसे वो गोरा रंग का था, पर मैल से काला पड़ गया। आंखें अच्छी बड़ी पर रूखी हैं। माया जैसा भी से झुर्रियाँ खा गया है। वह हमें ना देख पाया। वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था, ना नीचे की धरती, ना ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, ना सामने का तालाब, ना बाकी दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज़ दी, ए। उसने जैसे जाकर देखा और पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है? उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? उस 10 वर्ष के बच्चे से बोला जाए। बालक मौन मुख फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। वो कुछ ना बोला नहीं। 10 वर्ष का बच्चा था। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। बच्चा ने इस मित्र ने बोला, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर।
आज वहाँ क्यों नहीं नहीं नौकरी से हटा दिया। 10 वर्ष का बच्चा बोल रहा कि मुझे नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम करना, 1 रुपया और झूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? बच्चे से पूछा जा रहा है कि वो 10 वर्षीय बच्चा है, आज खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? यूँ ही सो जाऊंगा। हाँ, कहाँ? यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, यह कैसा मूर्ख पर्सन। माँ बाप हैं? कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन हैं। 10 वर्षीय बच्चा बोल रहा कि मेरे कई छोटी भाई बहन हैं जो भाग आया। वहाँ काम नहीं है, बाप भूखा रहता है और मारता था। माँ भूखी रहती है थी और रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था, जो 10 वर्षीय बच्चा था, उसका एक और साथी था उसी गांव का, मुझसे बड़ा। दोनों साथ साथ यहाँ आए। वह अब नहीं है। कहाँ गया? मर गया। मर गया? मर गया? हाँ साहब, साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल पे पहुँचे। वकील साहब, वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी 2 शाला लपेटे थे। जो वकील था उसने कश्मीरी 2 शाला लपेटा हुआ था। मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी। स्वर में हल्की सी झुंझुलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। आहा, फिर आप कहिए, आपको नौकर की ज़रूरत थी ना? देखिए ये लड़का है, कहाँ से लाए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, ये बेईमान नहीं हो सकता। जो बच्चे को बोला जा रहा कि जानता हूँ पर बेईमान नहीं हो सकता। अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। वकील बोल रहा है कि अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से। लो जी, यह नौकर लो। मानी तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी जी बस खूब हैं। एरे गेरे को नौकर बना लिया जाए। अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। वकील बोल रहा है कि अगले दिन ना जाना वह क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माना क्या खाक? आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने जाते हैं। वकील बोल रहा कि अच्छा, हम सोने जाते हैं। और वह 4 रुपये रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर कर मेरी ओर देखने लगा। क्या है? इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था। अंग्रेजी में मित्र ने कहा, मगर 10-10 के नोट हैं। मगर 10-10 के नोट हैं। नोट ही शायद मेरे पास हैं, देखूं। सचमुच मेरी पॉकेट में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कटकटा उठते। कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने पूछा, तब? मैंने कहा, 10 का नोट ही दे दो। मैंने कहा 10 का नोट ही दे दो। शक पाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगा। अरे यारा, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं हैं। तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है। मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना। वह होटल भी पब जानता है, वहीं कल 10 बजे मिलेगा। हाँ, कुछ काम देंगे हुजूर? हाँ हाँ, ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? हाँ। ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा, कहा कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे, किसी दुकान की भट्टी में। बालक फिर उसी प्रेत गति से एक और बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े।
हवा तीखी थी, हमारी कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सुकड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास कम बहुत कम कपड़े हैं। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई। दूसरे दिन नैनीताल स्वर के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। हम अपने नैनीताल की सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़की की आस लगाते बैठे रहने की जरूरत हमने ना समझी। मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे टुटुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 वर्ष की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ना बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया, गरीब के मुंह पर छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने सब के लिए सफ़ेद और ठंड कफन का प्रबंध कर दिया था। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती, मिट्टी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने सबके लिए सफ़ेद और ठंड कफन का प्रबंध कर दिया है। सब सुना और सोचा, अपना अपना भाग्य। यह है अपना अपना भाग्य में जयनंद कुमार ने इस कहानी में बताया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।